अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विषय की इस कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत है। अभी तक इस विषय से संबद्ध कक्षाओं में अपन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परंपरागत सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिन्हें क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। ये सिद्धांत तुलनात्मक लागत अंतर को व्यापार का मूल कारण बताते हैं और लागतों के रूप में जहाँ रिकार्डो के द्वारा श्रम लागत को शामिल किया गया है, वहीं हेबर्लर के द्वारा अवसर लागत का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये तुलनात्मक लागत अंतर के कारण को स्पष्ट नहीं करते हैं, अर्थात ये व्यापार के मूल आधार को स्पष्ट नहीं करते हैं। इस कमी को दूर करने का काम किया है आधुनिक व्यापार सिद्धांतों के द्वारा। इस क्रम में जो सबसे पहला सिद्धांत है वह सिद्धांत है हिक्सर ओहलिन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत। इस सिद्धांत को मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। ये सिद्धांत स्वीडन के दो अर्थशास्त्रियों के द्वारा, जिनमें प्रथम है एली हिक्सर और दूसरे हैं उनके शिष्य बर्टिल ओहलिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। बर्टिल ओहलिन ने अपनी एक पुस्तक इंटरनेशनल एंड इंटर रीजनल ट्रेड में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की है। ये सिद्धांत व्यापार के मूल कारण को स्पष्ट करते हुए व्यापार के स्वरूप को बताता है और कौन सा देश किस वस्तु का आयात और निर्यात किस कारण से करता है इसे स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत को कुछ अन्य नामों, जिनमें जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ ट्रेड या फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ ट्रेड, एक अन्य नाम है ट्रेड बेसिस ऑन रिसोर्सेज भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इस सिद्धांत के द्वारा क्लासिकल सिद्धांत की एक मान्यता यानी तुलनात्मक लागत अंतर, इसके मूल कारण को स्पष्ट किया गया। इसके कारण को स्पष्ट करते हुए इस सिद्धांत में बताया गया है कि व्यापार का जो मूल कारण है वह देशों के मध्य तुलनात्मक साधन प्रचुरता में भिन्नता होना है। यानी साधनों की जो मात्रा में जो भिन्नता देखने को मिलती है विभिन्न देशों में, वह व्यापार का मूल कारण होता है। उसी के कारण से लागतों में डिफरेंस देखने को मिलता है और परिणाम स्वरूप कीमतों में अंतर के कारण से व्यापार संभव होता है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए एक अर्थशास्त्री सल्वेटोर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रों के बीच साधनों में जो संबंधता और साधनों की कीमतों में पाया जाने वाला जो सापेक्ष अंतर है, वह इस व्यापार का मूल कारण होता है। यह कि प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में उस देश में सापेक्षिक रूप से बहुतायता में जो संसाधन उपलब्ध हैं और जो संसाधन सस्ते भी हैं उनका अधिक प्रयोग किया जाता है, और इसके विपरीत उस वस्तु का आयात किया जाएगा जिसके उत्पादन में उस देश में सापेक्षिक रूप से जो कम संसाधन पाए जाते हैं, जो कि महंगे हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। इन्होंने इस सिद्धांत की एक अन्य बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस सिद्धांत के बाद या व्यापार के बाद विभिन्न देशों के मध्य साधनों की कीमतों में अंतर कम होता जाता है। इस प्रकार से इस सिद्धांत के द्वारा व्यापार के मूल कारण को स्पष्ट किया गया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यापार की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ विभिन्न देशों में जो साधनों की प्रचुरता में भिन्नता पाई जाती है, यानी साधनों की मात्रा में जो अंतर देखने को मिलता है, उसके कारण से इन देशों के मध्य साधनों की कीमतों में अंतर उत्पन्न होता है। साधनों की कीमतों में यह अंतर उत्पादन की लागतों में अंतर उत्पन्न करता है, जिसके कारण से वस्तुओं की कीमतों में भिन्नता देखने को मिलती है और यह भिन्नता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण बनती है। इस प्रकार से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मूल कारण के रूप में विभिन्न देशों में संसाधनों की जो भिन्नता देखने को मिलती है उसे माना गया है। इस सिद्धांत की मूल संकल्पनाओं को प्रस्तुत करने से पहले इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ मान्यताएं ली गई हैं, जिन्हें यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। पहली मान्यता है दो देश
दो वस्तु x और y, दो साधन श्रम और पूंजी यहाँ मान्यता के रूप में लिए गए हैं। यहाँ साधन बाजार और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को स्वीकार किया गया है, यानी यहाँ उत्पादक और उपभोक्ता वस्तु की कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है और इन बाजारों के सभी स्टेक होल्डर्स को बाजार की शक्तियों का पूर्ण ज्ञान होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत उत्पादन फलन को प्रथम डिग्री का समरूप उत्पादन फलन माना गया है। इसका अभिप्राय है कि यदि एक वस्तु में लगे उत्पादन के साधनों को दोगुना कर दिया जाता है तो वस्तु का उत्पादन भी दोगुना हो जाएगा, और यदि इन संसाधनों को आधा कर दिया जाए तो उत्पादन भी घटकर आधा रह जाएगा। इस सिद्धांत में स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कल्पना की गई है और साथ ही संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कही गई है, जिसका आशय है कि एक देश के निर्यात और आयात समान होते हैं। यहाँ परिवहन लागतों की उपेक्षा की गई है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी भी प्रकार की बाधाओं को स्वीकार नहीं किया गया है। एक अन्य मान्यता के रूप में यहाँ श्रम और पूंजी को एक देश के विभिन्न उद्योगों के मध्य पूर्ण रूप से गतिशील माना गया है और इनकी गति को त्वरित माना गया है, परंतु विभिन्न देशों के मध्य ये साधन किसी भी प्रकार से मूव नहीं करते हैं। इस कारण से दो देशों के मध्य साधनों की कीमता में भिन्नता बनी रहती है। यहाँ दो वस्तुएं ली गई है, x वस्तु और y वस्तु। x वस्तु को श्रम गहन वस्तु माना गया है और y वस्तु को पूंजी गहन वस्तु माना गया है। x वस्तु के श्रम गहन होने का तात्पर्य है कि इसमें पूंजी श्रम अनुपात y वस्तु की तुलना में कम पाया जाता है। एक अन्य मान्यता के रूप में यहाँ दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलन को भिन्न भिन्न माना गया है, लेकिन प्रत्येक वस्तु के लिए दोनों देशों में जो उत्पादन फलन है वह समान है। कहने का आशय है कि प्रथम देश में x वस्तु जहाँ श्रम गहन है, वहीं द्वितीय देश में भी x वस्तु श्रम गहन है। इसी प्रकार y वस्तु जहाँ प्रथम देश में पूंजी गहन है, वहीं द्वितीय देश में भी ये पूंजी गहन वस्तु के रूप में है। दोनों राष्ट्रों में अपूर्ण विशिष्टीकरण की स्थिति पाई जाती है, यानी दोनों देशों में दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी छोटा देश की मान्यता नहीं है। दोनों देशों में मांग की दशाओं को समान माना गया है, अर्थात यहाँ पर समुदाय अनधिमान वक्र को दोनों देशों में आइडेंटिकल या समान माना गया है। अब हम व्यापार के आधार के रूप में इस सिद्धांत में स्वीकार की गई दो संकल्पनाओं, जिनमें प्रथम है साधन गहनता और दूसरी है साधन प्रचुरता का अध्ययन कर रहे हैं। पहले बात करते हैं साधन गहनता की। इसके अंतर्गत दो वस्तु x और y और दो साधन श्रम और पूंजी के अंतर्गत निम्न रेखा चित्रों के माध्यम से अपन साधन गहनता को समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम देश में जहां इस रेखा चित्र में y एक्सिस पे पूंजी की मात्रा ली गई है, x एक्सिस पे श्रम की मात्रा ली गई है, इस देश में x वस्तु में पूंजी श्रम अनुपात को बताने वाली रेखा KL रेशियो इन x के रूप में है और y वस्तु में पूंजी श्रम अनुपात को बताने वाली रेखा KL रेशियो इन y के रूप में है। देश एक जब x वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करता है तो उसे पूंजी की एक इकाई और श्रम की 4 इकाइयों का प्रयोग करना होता है। इस प्रकार उसका x वस्तु में जो पूंजी श्रम अनुपात है वो 1/4 है। y वस्तु की एक इकाई को पैदा करने के लिए देश एक को 2 पूंजी की इकाइयों और उतनी ही मात्रा में श्रम की इकाइयों का प्रयोग करना पड़ रहा है, इसलिए y वस्तु में उसका पूंजी श्रम अनुपात 1 के बराबर है। इस प्रकार देश एक में y वस्तु पूंजी गहन वस्तु और x वस्तु श्रम गहन वस्तु है। अब देश 2 की बात करते हैं, जहाँ पर
एक्स वस्तु में पूंजी श्रम अनुपात को बताने वाली रेखा KL रेशियो इन एक्स के रूप में है और वाई वस्तु में पूंजी श्रम अनुपात को बताने वाली रेखा KL रेशियो इन वाई के रूप में है। यहाँ पर जब देश 2 एक्स वस्तु की 1 इकाई का उत्पादन करता है तो 2 इकाई पूंजी और 2 इकाई श्रम का प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार से एक्स वस्तु में उसका पूंजी श्रम अनुपात 1 के बराबर है। इसी प्रकार से जब वाई वस्तु की 1 इकाई का उत्पादन किया जा रहा है तो उसमें 4 इकाई पूंजी और 1 इकाई श्रम का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह वाई वस्तु में जो उसका पूंजी श्रम अनुपात है वो 4 के बराबर है। इस तरह दूसरे देश में वाई वस्तु भी पहले देश की अनुरूप पूंजी गहन वस्तु है और एक्स वस्तु श्रम गहन वस्तु है। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर अपन साधनों की निरपेक्ष मात्रा को न लेकर साधनों की सापेक्ष मात्रा से साधन गहनता ज्ञात कर रहे हैं। अब दूसरी अवधारणा की बात करते हैं जो कि है साधन प्रचुरता। साधन प्रचुरता के 2 मानदंड हैं जिसमें प्रथम है भौतिक मानदंड। इस मानदंड के अंतर्गत अपन 2 देशों में साधनों की कुल मात्राओं के अनुपात को लेते हैं। कुल पूंजी का कुल श्रम से अनुपात देश 1 में देश 2 की तुलना में अधिक है। इस तरह देश 1 पूंजी बहुल देश है और देश 2 श्रम बहुल देश है। यहाँ पर भी अपन साधनों की निरपेक्ष मात्रा को ले रहे हैं न कि सापेक्षिक मात्रा को। साधन प्रचुरता का दूसरा मानदंड है कीमत मानदंड जिसमें अपन साधनों की कीमतों के अनुपात को लेते हैं। यहाँ पर पूंजी की कीमत का श्रम की कीमत से अनुपात देश 1 में देश 2 की तुलना में कम है। इस प्रकार से देश 1 जहाँ पर पूंजी सस्ती है श्रम की तुलना में, इसलिए देश 1 पूंजी बहुल देश है और देश 2 जहाँ श्रम पूंजी की तुलना में सस्ती है वह श्रम बहुल देश है। यहाँ पर भी अपन पूंजी और श्रम की सापेक्षिक कीमतों को ले रहे हैं न कि निरपेक्ष कीमतों को। इस प्रकार से साधनों की प्रचुरता का जो भौतिक मानदंड है उसमें केवल पूर्ति पक्ष को ही ध्यान में रखा गया है, जबकि कीमत मानदंड मांग और पूर्ति दोनों पक्षों को ध्यान में रखता है। इस तरह इन 2 अवधारणाओं का प्रयोग कर अपन अगली कक्षा में इस सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।